बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू पी, पी माने सक्सेस, राइट। एंड अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं? इट इज एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस और अंडर रूट एन पी क्यू। और स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं? अंडर रूट पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एन। करेक्ट। हमसे यहां पे क्या पूछा गया है? ठीक है, हमसे यहां पे क्या पूछा गया है? वेरिएंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. The area under normal distribution covered within mu plus minus 3 standard deviation limit is 0.6827, 0.9545, 0.9973, 1. Option number B, that is N into P into Q. क्या होगा राइट आंसर? आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू प्लस माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 इक्वेशन होती हैं। करेक्ट। मैंने आपको शायद बोला भी था क्लास में कि आप इनको बेसिक चीजों को याद रखना कि अगर 68.27 है, ठीक है, वो 1 रिप्रेजेंट करेगा। अगर 95.45% है, 2 टाइम्स रिप्रेजेंट करेगा। एंड 99.73 के परसेंट में, इसी रेंज में आपका 3 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपसे यहां पे क्या बोला गया है? 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कौन सा एरिया हो जाएगा? 99.73। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली टेबल से भी, लेकिन 3 चीजें आप स्टैंडर्ड ध्यान रखिएगा, जो कि ये 3 है। 1 is 68, 2 is 95, अप्रोक्सीमेशन में आपको मैं बता रही हूं, एंड 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी 99। उस एरिया में मैं अप्रोक्स आपको बता रही हूं। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहां पे 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो हम इसको टिक करते, 1 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो हम ए ऑप्शन को टिक कर देते। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये सारा डेटा दिया हुआ है, आपको इसमें से क्या निकालना है? मीन निकालना है। रिवीजन बैच हो रहा है 8 बजे, वहां पे आपका सुप्रभा मैम का क्लास चल रहा है। दैट मीन्स शी विल बी कवरिंग मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल डी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। आपके सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्ड डेटा। रॉ डेटा नहीं है, अनग्रुप डेटा नहीं है, दिस इज ऑलरेडी टैब्युलेटेड एंड क्लासिफाइड। सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेंज आपको दी है, इंटरवल आपको दिया हुआ है क्लासेस का। एबीएम का जो क्लास है पेड क्लास, वो 10 बजे से चलता है, जहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली 70-80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं।
आप जब भी इन सेशंस में आए अपने साथ, जब तक मॉड्यूल ए चल रहा है, आप प्लीज अपने साथ एक कैलकुलेटर और कॉपी पेन जरूर लेकर आए। आंसर आना शुरू हो गया है। नाउ सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10। दिस विल बी 30। सेम हम फॉलो करते चलेंगे, 50, 70, 90 एंड 110। करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका जो मिड पॉइंट है एंड फ्रीक्वेंसी, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, so this will come as, this 2 will be 200, correct? These 2 सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, 1050, हमें समेशन सम निकालना होगा ना दोनों का। देन 50 into 52 will be 2600, 70 into 44, ये कितना आ रहा है आपका, 3080, 90 into 38, 3420, correct? And the last one being 110 into 31. This will come as 3410. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सम करना। सम मतलब हमें 200 प्लस 1050 प्लस 2600 3080 3420 प्लस 3410, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी के सम से। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 20 प्लस 35 प्लस 52 प्लस 44 प्लस 38 प्लस 31। करेक्ट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं जिससे आपका प्रॉपर कवरेज होता रहे। ठीक है, ये इसका टोटल कितना आ गया, 220। करेक्ट। न्यूमरेटर का टोटल कितना आ गया, न्यूमरेटर का आ रहा है 13,760। ठीक है, तो x बार विल बी इक्वल टू 13,760 डिवाइडेड बाय 220 विच इज सम ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। जब आप इसे डिवाइड करोगे आंसर आ रहा है 62 पॉइंट समथिंग, 62.5। सुमन वेरी गुड, कटक बॉय वेरी गुड, अरम ज्योति वेरी गुड, शारदा, ममता। अब आप बताओ कहां पे आप न्यूमेरिकल्स में पुअर हो। शारदा, आपने करेक्ट आंसर निकाला ना, आंसर आया अप्रोक्सीमेटली 62.55 आ रहा है शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हटा दूं। अगर आपको ये सेशन, अगर आपको अभी बीएफएम के क्वेश्चंस देखने हैं, यू कैन वेरी सिंपली ज्वाइन दैट सेशन। उसका भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, वो तो इजीली आपके अकाउंट में है बिकॉज ऐप के अंदर ही आपकी पेड क्लास है। इस वाले सेशन के लिए यू कैन क्लिक ऑन लाइक एंड यू कैन वॉच इट लेटर। एक बार अगर हो गया है तो मुझे बता दीजिए, मैं चैट से इसे हटा देती हूँ, सॉरी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देती हूँ। कल्याण सर वेरी गुड। अगस्त्या, आप एक बार चेक कर लीजिए आपने कहां पे गलती करी है। चलिए आगे, नेक्स्ट वन।
बाई चांस किसी को देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके बाद में देख सकते हो. नाउ the most appropriate average to be used to compute the average rate of growth in population is arithmetic mean, median, geometric mean, harmonic mean. कौन सा होगा the most appropriate method? Whether it is arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean. ना आपको याद है अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करें, ये सिंपल एवरेज निकालता है. करेक्ट. सिंपल एवरेज के लिए आप किसको यूज कर सकते हो? अर्थमेटिक मीन को. जैसे क्लास में आपको 10 बच्चों के लिए के बारे में बोला है, आपको एक सिंगल नंबर देना है, यू कैन से इट इज अर्थमेटिक मीन. दैट वुड बी हेल्पफुल, वहां पे यूज हो जाएगा. यू टॉक अबाउट मीडियन. मीडियन क्या करता है? देखो, मीडियन एंड मोड विल नेवर बी अ राइट और अप्रोप्रिएट मेजर, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं. चाहे आप मीडियन की बात करें, चाहे आप मोड की बात करें, ये पोजिशनल एवरेज है. ये पोजिशन के बेसिस पे एवरेज निकालते हैं. ग्रोथ रेट वगैरह डिटरमाइन करने में ये इतने यूजफुल नहीं होते. तो ये तो डायरेक्टली आउट ऑफ लाइन ही है. ठीक है. देन हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ये एवरेज इंक्रीज जो होता है उसको हमेशा कांस्टेंट एज्यूम करके चलता है. जो एवरेज इंक्रीज हो रहा है ये इसको कांस्टेंट एज्यूम करता है. अगर ये एवरेज इंक्रीज को कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहा है, इसका मतलब फ्यूचर में जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, क्या हम इससे निकाल सकते हैं? और हार्मोनिक मीन क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन. तो जब अर्थमेटिक मीन यूजफुल नहीं है तो हार्मोनिक भी नहीं होगा. इसका मतलब द बेस्ट मेथड or the most appropriate average method that we can use is geometric mean. Reason मैंने आपको बताया, क्योंकि ये average percentage increase को constant मान के चलता है. ठीक है. जिसके थ्रू हम इसका फ्यूचर पॉपुलेशन किस बेसिस पे निकालेंगे या क्या फ्यूचर पॉपुलेशन होगी वो इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है. ठीक है. तो ये आपकी पोजिशनल एवरेज है, इसलिए मीडियन एंड मोड तो कभी नहीं हो सकता. ठीक है. चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, harmonic mean is calculated by dividing the number of observations by the reciprocal of each number in the series. Thus, harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the geometric mean, the reciprocal of the mode, the reciprocal of the median. Harmonic mean की अगर हम बात करें तो what it is? Harmonic mean is basically the reciprocal of arithmetic mean. तो right answer क्या हो जाएगा? जल्दी इसलिए आंसर बता दिया बिकॉज अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? अर्थमेटिक मीन. ठीक है. नेक्स्ट वन. व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? ठीक है. व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का डिसएडवांटेज क्या है? It is used in many other statistical techniques. It considers all the value in the data set. It is an absolute measure of dispersion. It is difficult to calculate by hand. क्या disadvantage होगा? Now standard deviation हमें डेटा का डिस्पर्शन निकालने में काफी हेल्पफुल रहता है. एंड इट इज यूज्ड इन मेनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक. कई जगहों पे आप इसे देखोगे. हमें या फिर आप लोगों को जो अभी सिलेबस में है दैट इज बेसिक वर्जन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अगर आप एडवांस लेवल पे जाओ तो आप देखोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन है. तो अनडाउटेडली इट इज यूज्ड इन मेनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर ऑब्जर्वेशन. करेक्ट. ये एक जो डेटा सेट हमें दिया जाता है, चाहे वो ग्रुप्ड हो चाहे वो अनग्रुप्ड हो, करेक्ट, सारी वैल्यूज को कंसिडर करता है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तभी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या बोलता है?
नहीं, रिलेटिव थोड़ी है, एब्सोल्यूट है। आप पूरे डेटा सेट पे काम कर रहे हो, राइट अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए पूरे डेटा सेट में दिए हुए हर एक डेटा को कंसिडर कर रहे हो तो इट इज एब्सोल्यूट। अगर आप ऑलरेडी डिराइव रिजल्ट्स को यूज करके डिस्पर्शन निकाल रहे हो देन इट इज रिलेटिव, करेक्ट। देन इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बाय हैंड, ये इसका डिसएडवांटेज है। यस, द डिसएडवांटेज इज कि डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसको हाथ से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मीन को ही कैलकुलेट करना टफ हो जाता है। अगर हम मीन की बात करें तो मीन को भी कैलकुलेटर के थ्रू तो आप इजीली कर पा रहे हो, अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो दिक्कत होती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हो। अनग्रुप्ड डेटा तो फिर भी इजी है, ग्रुप्ड डेटा में जहां पे क्लास इंटरवल दिए हैं काफी लेंदी मेथड हो जाता है, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस इज द डिसएडवांटेज दैट इट इज रियली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बाय हैंड। दैट इज अ वेरी क्लीन डिसएडवांटेज। बहुत इजी भी था अगर आप देखो तो, ठीक है। नेक्स्ट वन। अच्छा, मीनवाइल आई मूव अहेड, जब मुझे डाउट लग रहा था एब्सोल्यूट मेजर में और क्या क्या आता है, डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या आएगा। अगर इसी में इजी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा सारे डेविएशन ही आते हैं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लास्ट रेंज। ये चार आपके किस में आते हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को आप दो तरीकों से मेजर कर सकते हो, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट वो होता है जहां पे पूरे डेटा सेट को यूज करके कैलकुलेशन की जाती है, रिलेटिव जो दो चीजों में रिलेशन निकाले, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। तो ऑलरेडी यूज डेटा का वो ऑब्जर्वेशन दे रहा होता है बस, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत डिस्क्रिप्शन है। नंबर वन, इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हैज अ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व देन मीन, मीडियन एंड मोड विल बी इक्वल। कोएफिशिएंट of variation is an absolute measure of dispersion. Measure of skewness indicates the direction and extent of the skewness in the distribution of numerical value in the data set. Kurtoris refers to the degree of flatness or peakness in the region around the mode of a frequency curve. आपको बताना है इनमें से कौन सा false description है, यानी गलत है। नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है उस केस में हमारा मीन, मीडियन एंड मोड विल ऑलवेज बी इक्वल, करेक्ट। अगर हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, तो उसमें आपका चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, दे विल ऑलवेज बी इक्वल। तो दिस इज नॉट फॉल्स, दिस इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं, थर्ड पे आते हैं। स्क्यूनेस की अगर हम बात करें, स्क्यूनेस क्या मेजर करता है कि डेटा किस तरफ प्लॉटेड ज्यादा है, पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। तो ये दिखाता है कि डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरफ है ना, जो हमारे पास डेटा सेट है वो किस तरफ से या किस साइड पर लोकेटेड है। क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, या फिर एक तरफ स्क्यूड है, एक तरफ फैला हुआ है, एक ही तरफ ज्यादा है, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। अगर हम स्क्यूनेस की मेजर करते हैं और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो स्क्यूनेस को हम रिप्रेजेंट किस साइन से करते हैं, मैं यहां लिख देती हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय B1, ठीक है। और ये अगर 0 हो, करेक्ट, तो ये क्या दिखाता है, सिमेट्रिकल, राइट। नाउ कुटोरिस क्या दिखाता है, हमारा जो कर्व बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, करेक्ट, वो प्लाटू है या फिर आपका मेसोकर्टिक है या फिर लेप्टोकर्टिक है, यानी बिल्कुल पीक है ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, या फिर मीडियम है या फिर बिल्कुल ही प्लाटू है। दैट इज कुटोरिस, करेक्ट। और इसका रिप्रेजेंटेटिव साइन क्या है, 2। ये 1 है, वो 2 है, ठीक है। नाउ
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? एब्सोल्यूट नहीं होगा, क्या होगा? रिलेटिव होगा। कोई इसका फॉर्मूला मुझे बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? What is the formula for coefficient of variation? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेरी गुड। इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, करेक्ट, और म्यू, दैट इज एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, विच कुड बी एक्स बार, विच कुड बी म्यू। अगर सैंपल है तो इट विल बी एक्स बार, अगर पॉपुलेशन है इट विल बी म्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, the average of the square deviation from the arithmetic mean is called as mean deviation, variance, standard deviation, quartile deviation. कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जहां पे फॉर्मूले को थ्योरी में डाल दिया हो। भी मीन से डेटा कितना डेविएटेड है और उसका स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हो, दैट इज वेरिएंस। अगर यहीं पे अंडर रूट पूछा होता तो क्या हो जाता? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वेरी गुड। कल्याण सर, जयप्रकाश, अर्चना, श्रीरमा, सिप्रा, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, in a normal data distribution with a symmetric bell curve, what is the skewness? Is it positive? It is 1, it is 0, it is negative. करेक्ट, तो स्क्यूनेस क्या होगी? 0। सिमेट्रिक बेल कर्व के लिए हमारी स्क्यूनेस क्या रहती है? दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर स्क्यूनेस 0 है तो हमने उसे क्या नाम दिया है? 1 नहीं, 0। Is it clear to everyone? चलिए, next one. From a group of 7 boys and 6 girls, 3 boys and 4 girls is to be selected. In how many ways this can be done? आपको सिलेक्शन करना है। दैट मीन्स जब भी आप कुछ सिलेक्शन करते हो तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाता है, करेक्ट? सात लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं। 3 लड़कों को सिलेक्ट करना है, 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 7 लड़के हैं जिसमें से आपको 3 लड़कों को सिलेक्ट करना है। 6 लड़कियां हैं जिसमें से आपको 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। ये बन जाएगा
7C3 और ये बन जाएगा 6C4, करेक्ट। एंड दोनों में क्या लिखा है, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इज टू बी सिलेक्टेड, यानी दोनों के बीच में एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर एंड वर्ड यूज करा है तो दोनों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और होता तो या तो ये या तो वो ऐड करते, करेक्ट। अब इसे ओपन कैसे करेंगे फैक्टोरियल को, दिस विल बी 7 3 and 7 minus 3, that is 5, correct, into 6C4. Sorry, 4. हाँ। नाउ व्हेन वी सॉल्व इट, आपको पता है ना मल्टीप्लाई कैसे मतलब सॉल्व कैसे करना है, इसको खोलना पड़ेगा ब्रैकेट्स को, मतलब फैक्टर को। तो ये हो जाएगा 7 into 6 into 5, यहां पे रुक जाइए 4, यहाँ पे 3 into 2 into 1 हो जाएगा, एंड दिस इज 4। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, एक साइड सॉल्व कर रही हूँ। ये हो जाएगा, सिमिलरली आपको ये ब्रैकेट भी खोलना पड़ेगा, 6 into 5 into 4 एंड दिस इज 2 into 1। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, चलिए नाउ फर्स्ट इज कौन सी स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रही है द प्रोसेस ऑफ बैंकरप्सी। नाउ ये चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही आईबीसी के केस में। तो इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस जो कि क्रेडिटर इनिशिएट करता है, वेयर कोर्ट विल अपॉइंट अ ट्रस्टी टू मैनेज द डेटर्स फाइनेंसेस विदाउट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी। नाउ ये जो है पहली लाइन में सेकेंड पार्ट जो है विदाउट सेलिंग एनी प्रॉपर्टी, ये गलत हो गया, तो फिर सेटलमेंट कैसे होगा। Bankruptcy involves a legal recognition of insolvency where a debtor is adjudged bankruptcy by an authority and a trustee known as the resolution professional is appointed to sell the property and settle the debt of the creditors, which is much more appropriate. तो right answer क्या हो जाएगा, option number B. Next one. The central limit theorem states that the sampling distribution of the mean will be approximately normal if the sample size is large enough. What is the minimum sample size generally recommended for the sampling distribution of the mean to be approximately normal according to central limit theorem? What is the minimum sample size? Now, central limit theorem में आपका अगर sample size 30 है, करेक्ट, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है that will approach normality, right? किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो, it will be presented in a way which is a normal distribution. ठीक है, कितना भी आपका जो पॉपुलेशन है नॉन नॉर्मल हो, डेटा जो है आपका नॉन नॉर्मल हो, लेकिन अगर सैंपल साइज लार्ज होता है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच कैटेगरी ऑफ बैंक लोन इंक्लूड्स फंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन और रिफर्बिशमेंट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर अंडर आयुष्मान भारत इन टियर 2 to tier 4 centers, हाउसिंग फाइनेंस, एजुकेशनल फाइनेंस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। क्या होगा राइट आंसर? नाउ सी, अगर हम कैटेगरी की बात करें कि भाई अगर कोई भी बैंक लोन दे रहा है स्कूल फैसिलिटीज के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये सामाजिक कार्य के अंदर आ जाता है। सामाजिक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल, राइट। और कौन सा एरिया है क्या, दैट वुड बी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्वेश्चन है, जहां पर हमारे बैंक के जो लोन्स है उनको बैंक बोला गया है कि भाई आप प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी कुछ एरियाज में लोन देने से पहले,
और ये जो एरियाज है, दिस इज हाउसिंग, दिस इज एजुकेशन, दिस इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ इट, MSME आर पार्ट ऑफ इट, राइट। अदर सेक्टर्स जो है वो भी इसके पार्ट है, जैसे वीकर सेक्शन हो गया, आर्टिशियंस हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गए, वो सब इसके पार्ट है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाता है, जैसे स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, फ्रॉम Tier 2 to Tier 6 सेंटर्स एंड नॉट वन सेंटर, वहां पे तो फिर प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया ना मेजर, राइट। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन बैंक एंटर कॉम्प्रोमाइज विद बोरोअर्स इन केस अ बोरोअर हैज अबैंडन मनी with him, then the security value. Selling of security value involves legal process. The present value of compromise offer is more than the present value of realizable value of available securities, all of the above. नाउ जो बैंक है वो कब कॉम्प्रोमाइज के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जब प्रेजेंट वैल्यू जो कॉम्प्रोमाइज ऑफर की है वो ज्यादा है देन द रियलाइजेबल वैल्यू, सो दे एग्री टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। नेक्स्ट वन, which type of company is required to include the cash flow statement in its financial statement under the Companies Act 2013? कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है जिनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है? पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज। नाउ कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, देखो वन पर्सन कंपनी हो गई, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, इनको एग्जाम्प्ट है, दे आर एग्जाम्प्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से एग्जाम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। किसको कंपलसरी है? पब्लिक कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, इनको कंपलसरी है। लेकिन वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज, दे आर एग्जाम्प्टेड। या फिर डोरमेंट कंपनी, वो भी एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग क्रेडिट अप्रेजल फॉर अ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टिपिकली बी द पार्ट ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक feasibility report? Analysis of past track record and present financial position, viability assessment based on market reports of the borrower, evaluation of securities available, their value and realizability, estimation of the reasonable high probability of the activity being successful. क्या होगा राइट आंसर? ड्यूरिंग क्रेडिट अप्रेजल फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, है ना, कौन सा है जो कि टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए टिपिकली इज अ नॉट पार्ट ऑफ इट? एनालिसिस ऑफ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, वाइबिलिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन मार्केट रिपोर्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, estimation of reasonably high probability of the activity being successful. Now when I talk about appraisal, क्या होता है क्रेडिट अप्रेजल? पहले तो हमें अप्रेजल का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज क्रेडिट अप्रेजल? जी, क्रेडिट अप्रेजल का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट करती है कि भाई किसी को लोन देना है या फिर नहीं देना,
और उसके लिए वो क्या करती है, उसके लिए उनके जो अपने इकोनॉमिक वाइबिलिटी है वो चेक करती है कि इकोनॉमिकली चल सकता है नहीं सकता, मार्केट कैसी है, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, राइट। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई बहुत सारे रिकमेंडेशंस होंगी, प्रैक्टिसेस होंगी जो हमें चेक करनी होंगी, इंश्योर करना होगा। उसमें से हमें एक दिया हुआ है कि भाई अगर टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी हो रही है, टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो किससे रिलेटेड होगी? जल्दी से आंसर दें। जब भी आप टेक्निकली जाओगे है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, सक्सेसफुल होने के चांसेस है या नहीं, ये इसका पार्ट नहीं होगा, राइट। आप मार्केट रिपोर्ट चेक करोगे, रॉ मटेरियल देखोगे, ऑफटेक ऑफ द प्रोडक्ट्स देखोगे, ये सारी चीजें देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डेटा क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन वेरिएबल्स लाइक डिमांड, सप्लाई, हाइट एंड वेट is considered as qualitative data, quantitative data, time series data या फिर discrete data? क्या होगा राइट आंसर? डेटा क्लासिफिकेशन जो कि डिमांड, सप्लाई, हाइट एंड वेट। अब देखो सब कुछ नंबर्स है, तो नंबर्स है तो क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा। जहां पर भी नंबर्स इन्वॉल्व है इट विल बी क्वांटिटेटिव, राइट। अगर वहीं पे क्वालिटेटिव होता तो हम किसी क्वालिटी की बात करते, जैसे हेयर का कलर इज अ क्वालिटी एंड नॉट अ क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, तो क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या है? डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इसके ऊपर बेस्ड है। देन which of the following is not a macro level action for mitigation of credit risk? Periodically review of the exposure norms for single and group borrowers, improving appraisal standards of credit proposal, then frequent reviews of norms and fixing internal limits for aggregate commitments to specific sectors of the industry business, periodic review of total credit portfolio based on quality parameter. क्या होगा राइट आंसर? नाउ मैक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ रिस्क, मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क यानी रिस्क को अवॉइड करना, राइट। हमारी जो क्रेडिट रिस्क है उसको अवॉइड करना, इसमें से कौन सा एक मैक्रो लेवल एक्शन नहीं है? पीरियोडिकली रिव्यू करोगे आप एक्सपोजर नॉर्म्स को, चाहे वो सिंगल बोरोअर हो या ग्रुप बोरोअर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एक मास्टर सर्कुलर लेकर आया था जहां पे उन्होंने एक्सपोजर लिमिट्स को तय कर दिया है कि कोई भी बैंक इस पर्टिकुलर एरिया में इतने परसेंट से अपनी जो कैपिटल है उसका इतने परसेंट से ज्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकता। तो वो फिक्स करे हुए नॉर्म्स, विच इज करेक्ट। इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड, ये एक मैक्रो लेवल फैक्टर नहीं है। आपका जो अप्रेजल करने का प्रोसेस है, क्रेडिट का जो प्रोसेस है, आप उसे इम्प्रोवाइज करोगे, दैट इज नॉट अ मैक्रो लेवल, रादर इट इज अ माइक्रो लेवल फैक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 20 टेक्सटाइल कंपनी with a standard deviation of annual labor turnover of 75 employee, what is the standard error of the mean if companies are sampled without replacement? आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है। पॉपुलेशन इज गिवन अ पॉपुलेशन ऑफ 20 टेक्सटाइल, इसका मतलब यहां पे जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट है, फाइनाइट इनफाइनाइट होता है ना, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। और अगर ये फाइनाइट पॉपुलेशन है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n, और यहां पे हमें मल्टीप्लायर चाहिए होगा, यहां पे हमें क्या चाहिए होगा? मल्टीप्लायर चाहिए होगा, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर।
correct? Now standard error is equal to standard deviation upon n. तो n कितना है? standard error if the mean is of 5 companies are sampled. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 75 अंडर रूट 5, 75 माइनस 5 अपॉन 75 माइनस 1. करेक्ट? ओ सॉरी 20. पॉपुलेशन साइज कितना है हमारा? 20. 20 माइनस 5, 20 माइनस 1. नाउ 75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले 5 का अंडर रूट निकाल लेते हैं. ये आ रहा है आपकी वैल्यू 2.24. तो 75 डिवाइडेड बाय 2.24, 33.48 into 15 divided by 19 and 0.886. So this will give us approximately 29.75 or 29.8 की standard error. Normally distributed, has a mean equal to the population mean, has a standard deviation equal to the population standard deviation divided by the square root of the sample size, all of the above. क्या होगा आंसर? अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मीन का? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, विच इज करेक्ट. इसका मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, राइट. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी करेक्ट दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. ठीक है. नाउ